अपना मकान होता तो बहू बेटे के साथ रहने की समस्या तो नहीं आती। सिद्धेश्वरी जी बड़बड़ाए जा रही थीं। जितनी तेजी से वो माथे पर हाथ फेर रही थी उतनी ही तेजी से जुबान भी चला रही थी। नहीं, अब एक क्षण भी इस घर में नहीं रहूंगी, इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। हद होती है किसी बात की। 2 टके की माली की इतनी हिम्मत कि हमसे मुँह जोरी करे। समझ क्या रखा है, हम लौट कर इस दोहरी पर कभी नहीं आएंगे। रामानंद जी वहीं आराम से कुर्सी पर बैठकर उनका बड़बड़ाना सुन रहे थे। आखिरकार वो बोले, एक तो समस्या जैसी कोई बात नहीं, ऊपर से तुम्हारा यह बर्ताव कैसे काम चलेगा बोलो। कुल इतनी सी तो बात है कि हरिया माली ने तुम्हें गुलाब का फूल तोड़ने नहीं दिया। गेंदे या मोतियों का माला फूल तोड़ लेती। ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें इन सब के साथ समझौता करना चाहिए। सिद्धेश्वरी जी पति को एकटक निहार रही थी। मन उलझा हुआ था। जो बातें उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं रामानंद जी के पास जाकर छोटी क्यों हो जाती हैं। क्रोध से उबलते हुए बोली, एक गुलाब से क्या हो जाता। याद है लखनऊ में कितना बड़ा बगीचा था हम लोगों का। सुबह शहर से लौटकर हर श्रृंगार और चमेली के फूल चुनकर हम डोलची में सजा कर रख लिया करते थे। पर यह माली इस तरह से अकड़ रहा था जैसे हमसे कभी फूल देखे ही ना हो। बेचारा हरिया माली कोने में खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। घर के दूसरे लोग भी डरे सहमे खड़े थे। अपनी तरफ से सभी ने मनाने की कोशिश की किंतु व्यर्थ। सिद्धेश्वरी जी टस से मस न हुई। जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बात पत्थर की लकीर है, अब इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। समझ गए ना। यह सिद्धेश्वरी जी टूट जाएंगी पर झुकेंगी नहीं। घर वाले उनकी धमकियों के आदी थे। उनकी बातचीत का तरीका ही ऐसा है। बातचीत पर कसम खा लेना, बिना बात के ताल ठोकना आदि। पहले तो ये बात उनके अपने घर तक होती थी। अपना घर यानी सरकार द्वारा बंगला। सिद्धेश्वरी जी गरजती बरसती फिर सामान हो जाती। घर छोड़कर जाने की नौबत कभी नहीं आई। हर बात में दखल रखना वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी। सो वो दूसरों के घर से निकल जाने को अक्सर कहती, पर स्वयं पर यह बात कभी लागू नहीं होने देती थी। आखिर वो घर की मालकिन जो थी। आज परिस्थितियाँ दूसरी थी। यह घर उनके बेटे समीर का था। बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत सीनियर एग्जीक्यूटिव, राजधानी में अत्यधिक सुचारू रूप ढंग से सजा हुआ टेरेस वाला फ्लैट। बेटे के आध्यात्मिक अधिकारी होने के बावजूद उनके घर पे सभी अपना नहीं समझ पाई, क्योंकि वो उन महिलाओं में से थी जो बेटे का विवाह हो जाने के साथ ही उसे पराया समझने लगती थी। अपनी हम उम्र औरतों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए वो जब भी समीर और शालिनी से बात करती तो ताने या उल्टवासा के रूप में बातचीत को दोहे और मुहावरों का प्रयोग भले ही मूल रूप के बजाय अपभ्रंश के रूप में सिद्धेश्वरी जी अवश्य करती, क्योंकि उनका मानना था कि अतिशय लाड प्यार जतलाने से बेटी बहू का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विवाह से पहले समीर उनकी आंखों का तारा था। उससे उनका पहला मनमुटाव तब हुआ जब उसने विजयतीय शालिनी से विवाह करने का अनुमति मांगी थी। रामानंद जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढते थे। बेटे की खुशी को ध्यान में रखकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी थी। पत्नी को भी समझाया था, शालिनी सुंदर है, सुशिक्षित है, अच्छे खानदान से है। पर सिद्धेश्वरी जी अड़ी रहीं। इसके पीछे उन्हें अपने भोले वाले बेटे का दिमाग कम, MBA शालिनी की सोच अधिक नजर आई थी। बेटे के सीनियर एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद उन्हें उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर लड़की के बजाय मात्र इंटर पास साधारण सी कन्या की तलाश थी, जो हर वक्त उनकी सेवा में तत्पर रहे और घर की परंपरा को भी आगे कायम रखे। रामानंद जी लाख समझाते रहे कि ब्याह समीर को करना है। अगर उसे अपनी पसंद से शालिनी को चुना है तो हम क्या बुरा माने।
दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और सबसे बड़ी बात एक दूसरे को समझते भी हैं, सो वो अच्छी तरह से निभा लेंगे। पर सिंधेश्वरी जी के मन में बेटी का अपनी मनमर्जी से विवाह करने का कांटा हमेशा चुभता रहा। उन्हें ऐसा लगता जैसे शालिनी के साथ विवाह करके समीर ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। खैर किसी तरह से निभ रही थी और अच्छी ही निभ रही थी। रामानंद जी सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता थे। हर 3 साल में उनका तबादला होता रहता था। इसी बहाने वो भी उत्तर प्रदेश के कई छोटे बड़े शहरी घूमे थे। बड़े बड़े बंगलों का सुख भी खूब लूटा। नौकरी चपरासी सलाम ठोकते समीर और शालिनी दिल्ली में रहते थे। कभी कभार ही आना जाना हो पाता। जितने दिन रहते हंसते खिलखिलाते समय निकल जाता था। श्वेता और अनिरुद्ध के जन्म के बाद तो जीवन में नए रंग भरने लगे थे। उनकी धमा कचौड़ी और खिलखिलाहटों में दिन रात कैसे बीत जाती पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते रामानंद जी की रिटायरमेंट की उम्र भी आ पहुंची। लखनऊ में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अनूप शहर चलकर रहने का प्रस्ताव सिंधेश्वरी जी के सामने रखा तो वो नाराज हो गई। हम नहीं रहेंगे वहाँ की घिचपिच में, तो फिर इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते थे एक छोटा सा मकान बुढ़ापे के लिए बनवा लीजिए, पर आपने हमेशा मेरी बात को हवा में उछाल दिया। रामानंद जी मायूस हो गए थे। सिंधेश्वरी जी तुम तो जानती हो सरकारी नौकरी में कितना पैसा हाथ पे मिलता है। घूस मैंने कभी ली नहीं। मुट्ठी भर तनख्वाह में क्या खाता क्या बचाता। बाबूजी की बचपन में ही मृत्यु हो गई। भाई बहनों के दायित्व निभाए तब तक समीर और नेहा बड़े हो गए थे। एक ही समय में दोनों बच्चों को इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री दिलवाना आसान तो नहीं था। उसके बाद जो बचा वह शादियों में खर्चा हो गया। यह अच्छी बात है कि दोनों बच्चे सुखी हैं। रामानंद जी भावुक हो उठे थे। आँखों की कोर भीग गई। स्वर अंधर हो उठा था। रिटायरमेंट के बाद रहने की समस्या जस की तस बनी रही। इस समस्या का निवारण कैसे होता? फिलहाल दौड़ भाग कर रामानंद जी ने सरकारी बंगले में ही 6 महीने रहने की अनुमति हासिल कर ली। कुछ दिनों के लिए तो समस्या सुलझ गई थी, लेकिन उम्र के बाद मार्केट टेंट पर बंगले में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। सो लखनऊ के गोमती नगर में 2 कमरे का मकान उन्होंने किराए पर ले लिया था। जब भी मौका मिलता समीर आकर मिल जाता। शालिनी नहीं आ पाती थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। श्वेता ने इंटर पास करके डॉक्टरी में दाखिला ले लिया था। अनिरुद्ध ने 10वीं में प्रवेश लिया था। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ दादा दादी की भी उम्र हो गई थी। बुढ़ापे में कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह सोचकर इस बार जब समीर और शालिनी लखनऊ आए तो आगरा सहित उन्हें अपने साथ रहने के लिए लिवा ले गए थे। सिंधेश्वरी जी ने इस बार भी नानुकुर तो बहुत की थी, पर समीर जिद पर अड़ गया था। बुढ़ापे में आप दोनों का अकेला रहना ठीक नहीं है। आप बार बार हमारा आना भी उतनी दूर से संभव नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग से होता है। सिंधेश्वरी जी मन मार कर हामी भरनी पड़ी। अपनी गृहस्थी 3-5 कर यहाँ तो आ गई, पर बेटी बहू की गृहस्थी में तार तय में बैठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उनके लिए बेटा बहू उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देते थे। फिर भी जब कोई मिलता सिंधेश्वरी जी रामानंद जी को उल्लाहना देने से बाज
नहीं आती थी। अपना मकान होता तो बहू बेटे के साथ रहने की समस्या नहीं आती। अपनी सुविधा से घर बनवाते और रहते। यहाँ पड़े हैं दूसरों की गृहस्थी में, दूसरों की गृहस्थी में नहीं, अपने बेटे बहू के साथ रह रहे हैं सिंधेश्वरी। वो हंसकर कहते, तुम नहीं समझोगे। सिंधेश्वरी जी टेढ़ा सा मुंह बिचका कर उठ खड़ी होती। उन्हें बातचीत में हस्तक्षेप करने की आदत थी। मसलन श्वेता को ऐड में क्यों पढ़ती है, स्कूटर चलाकर कॉलेज अकेली क्यों जाती है, शाम ढलते ही घर क्यों नहीं लौटती, देर रात तक लड़के लड़कियों के साथ बैठकर कंप्यूटर पर काम क्यों करती है। लड़कियों के साथ तो फिर भी ठीक है, लड़कों के साथ क्यों बैठी रहती है। उन्होंने कहीं सुना था कि कंप्यूटर अच्छी चीज़ नहीं होती है। वो अनिरुद्ध को उनके बीच जाकर बैठने के लिए कहती कि कम से कम पता तो चले वहाँ हो क्या रहा है। तो अनिरुद्ध बिदक जाता। उधर श्वेता को भी बुरा लगता। ऐसा लगता जैसे दादी उसके ऊपर पहरा बिठा रही हो। इतना ही नहीं, वह जींस टॉप क्यों पहनती है, साड़ी क्यों नहीं पहनती, रसोई में काम क्यों नहीं करती आदि। धीरे धीरे श्वेता ने उनसे बात करना कम कर दिया। वह उनसे दूर ही छटकी रहती। वो कुछ कहती तो उनकी बातों को एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। पोती के बाद उनका विरोध अपनी बहू से भी था। उसे सीधे सीधे टोकने के बजाय रामानंद जी से कहती, बहुत सिर चढ़ा रखा है बहू ने श्वेता को। मुझे तो डर है कहीं उसकी वजह से इन दोनों की नाक ना कट जाए। रामानंद जी चुपचाप पीतल की शोपीस चमकाते रहते। सिंधेश्वरी जी का भाषण निरंतर जारी रहता। बेटे बहू भी तो सारा दिन घर के बाहर रहते हैं, तभी ना घर संभाल पा रहे हैं ना बच्चे। कहीं नौकरी के भरोसे भी गृहस्थी चलती है। बहू की नौकरी है ही ऐसी, दिन में 2 घंटे उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब काम चाहे 2 घंटे का हो या 4 घंटे का, आवाजाही में भी समय निकलता है। ज़रूरत क्या है नौकरी करने की, समीर अच्छा खासा कमाता ही है। अब इस उम्र में बहू मेनका की माला तो फेरने से रही, पढ़ी लिखी है, अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का अवसर मिला है तो क्यों ना करे। अच्छा पैसा कमाती है तो समीर को भी सहारा मिलता है। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है। इधर रामानंद जी ने अपने आप को सबके अनुसार ढाल लिया था। मज़े से पोता पोती के साथ बैठकर कार्टून फिल्म देखते, उनके लिए पिज़्ज़ा तैयार कर देते, बच्चों के साथ बैठकर पॉप म्यूजिक सुनते। पास पड़ोस के लोगों से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी मन करता उनके साथ ताश या शतरंज की बाजी खेल लेती थी। बहू के साथ भी उनकी खूब पड़ती थी। रामानंद जी को आने से वह पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी। अनिरुद्ध को नियमित रूप से भौतिक और रसायन शास्त्र रामानंद जी ही पढ़ाते थे। बस उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उन्होंने ही तैयार करवाई थी। बच्चों को छोड़कर शालिनी पति के साथ एकाध दिन दौरे पर चली जाती थी। रामानंद जी को कोई असुविधा नहीं होती थी, पर सिंधेश्वरी जी चल जाती थी। झल्ला कर कहती, बहू को आपने बहुत छूट दे रखी है। रामानंद जी चुप रहते तो वो और चिढ़ जाती। अपने दिन याद है अम्मा जब गांव से आती थी तो हम दोनों का घूमना फिरना तो दूर, साड़ी का पल्लू भी जरा सा सिर से सरकता तो वो रूठ जाती थी। अपने दिन नहीं भूला हूँ, तभी तो बेटी बहू का मन समझता हूँ। क्यों समझते हो? यही कि अभी इनके घूमने फिरने के दिन है, घूम ले और फिर
बहू हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके जाती है, फिर क्या परेशानी है? परेशानी तुम्हें नहीं है, मुझे है। बुढ़ापे में घर संभालना पड़ता है। जरा सोचो, बहू तुम्हारे पर विश्वास करती है, इसीलिए तो तुम्हारे भरोसे घर छोड़कर जाती है। सिंधेश्वरी जी को कोई जवाब नहीं सोचता था। उन्हें लगता पति समेत सभी उनके खिलाफ हैं। दरअसल वो दिल की इतनी बुरी नहीं है, बस अपने ब्रह्मचर्य को हमेशा बरकरार रखने की, अपना महत्व जतलाने की आदत से मजबूर थी। उनकी मर्जी के बिना घर में पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ तक कि रामानंद जी ने भी कभी उनसे तर्क नहीं किया था। बेटी के यहाँ आकर उन्होंने देखा सभी अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं, तो उन्हें थोड़ी सी कोफ्ता हुई। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो एक अस्तित्व विहीन सा जीवन जी रही हूँ। पिछले हफ्ते एक और बात ने उन्हें परेशान कर रखा था। श्वेता को आजकल मार्शल आर्ट सीखने की धुन सवार हो गई थी। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वह उग्र स्वर में बोली, बड़ी माँ, आज के ज़माने में अपनी सुरक्षा के लिए यह सब जरूरी है। सभी सीख रहे हैं। पोती की ढिठाई देखकर सिंधेश्वरी जी का गुस्सा साथ में आसमान से सीधा धरातल पर आ गिरा। उससे भी अधिक गुस्सा आया अपनी बेटे बहू पर, जो मुख दर्शन बने सारा तमाशा देख रही थी। बेटी को एक बार टोका तक नहीं और अब इस हरिया माली की गुलाब का फूल न तोड़ने की हिदायत ने आँख में घी डालने जैसा काम किया था। एक बात का गुस्सा हमेशा दूसरी बात पर ही उतरता है, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ने कर जाने की घोषणा कर दी थी। माँ, हम बाहर जा रही हैं, कुछ मंगाना तो नहीं है? सिंधेश्वरी जी मुंह फुलाकर बोली, इन्हें क्या मंगाना होगा? इनके लिए पान का जुगाड़ तो माली, नौकर, यहाँ तक कि ड्राइवर भी कर देते हैं। हमें ही साबुन, क्रीम और तेल मंगाना था, पर कहे किससे? समीर भी आजकल दौरे पर रहता है। पिछले महीने जब आया था तो सब लेकर दे गया था। जिस ब्रांड की क्रीम पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं वही ला देता है। माँ, हम सबकी आपकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी कुछ खास चाहिए तो बता क्यों नहीं देती? समीर से कहने की क्या ज़रूरत है? बहू की आवाज़ में नाराज़गी का पुट था। पैर पटकती हुई वह घर से बाहर निकली तो रामानंद जी का सारा आक्रोश, सारी झल्लाहट पत्नी पर उतरी। सुन लिया, जवाब मिल गई संतुष्टि। कितनी बार कहा है, जहाँ रहो वहाँ की बनकर रहो। पिछली बार जब नेहा के पास मुंबई गई थी तब भी कम तमाशा नहीं किया थे तुमने। बेचारी नेहा तुम्हारे और जमाई बाबू के बीच घुन की तरह पिस कर रह गई थी। हमेशा कोई ना कोई ऐसा कांड जरूर करती हो कि वातावरण में सड़ी मच्छी सी गंध आने लगती है। पछता तो सिंधेश्वरी जी खुद पी रही थी। सोच रही थी बहू के साथ बाजार जाकर कुछ खरीद लाएंगी। अगले हफ्ते मेरठ में उनके भतीजे का ब्याह है। कुछ ब्लाउज सिलवाने थे, जाती तो बिंदी, चूड़ियाँ और पर्स भी ले आती। बहू बाजार घूमने की शौकीन है, हमेशा उन्हें साथ ले जाती है। वापसी में गांगुई चाट वाले के गोलगप्पे और चाट पापड़ी भी जरूर खिलाती है। रामानंद जी को तो ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन अब तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि उन्होंने बहू का मूड उखाड़ दिया। ना जाने किस घड़ी में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और घर छोड़ने की बात कह दी। सबसे बड़ी बात, इस घर से निकल कर जाएंगी कहाँ? लखनऊ तो कब का छोड़ चुकी। अब आज तक गांव में एक हफ्ता से ज़्यादा कभी रही नहीं, फिर पूरा जीवन कैसे कटेगी? वह भी इस बुढ़ापे में, जब भी शरीर में साथ नहीं देता। शुरू से नौकरों से काम करवाने की आदी रही। बेटे बहू के घर आकर तो और भी हड्डियों में जंग लग गया है। सभी चुपचाप थे। सालनी रसोई में भाई के साथ मिलकर
रात के खाने की तैयारी कर रही थी और श्वेता, जिसकी वजह से यह सारा झमेला हुआ, मेज पर लैपटॉप पर काम कर रही थी। सिद्धेश्वरी जी पति की तरफ मुखातिब हुई और अपने गुस्से को जब्त करते हुए बोली, चलो तुम भी सामान बांध लो। किस लिए? रामानंद जी सहज भाव से बोले। उनकी नजरें अखबार की सुर्खियों पर अटकी थी। हम आज शाम की गाड़ी से चले जाएंगे। रामानंद जी ने पेपर मोड़कर एक तरफ रखा और बोले, तुम जा रही हो, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। मतलब तुम नहीं आ जाओगे? नहीं, एकदम साफ और दो टूक स्वर में रामानंद जी ने कहा। तो सिद्धेश्वरी जी बुरी तरह चौंक गई। उन्हें पति से ऐसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। मन ही मन उनका आत्मबल गिरने लगा। गांव जाकर बंद घर को खोलना, साफ सफाई करना, चूल्हा सुलगाना, राशन भरना उन्हें चांद पर जाने और एवरेस्ट पर जाने से भी अधिक कठिन और जोखिम भरा लगा था। पर क्या करती, बात तो मुंह से फिसल ही गई थी। पति के हृदय परिवर्तन का उन्हें जरा सा भी अभाव होता या यूं क्षणिक आवेश में घर छोड़ने का निर्णय कभी न लेती। हिम्मत कर वो उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर बैग में रख लिए। ड्राइवर को गाड़ी लाने को हुक्म दे दिया। कार स्टार्ट होने वाली थी कि श्वेता बाहर निकलकर आई। ड्राइवर से उतरने को कहा। वह स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और सधे हाथों से ड्राइव स्टीयरिंग थाम कर कार स्टार्ट कर दी। सिद्धेश्वरी जी एक बार फिर से जल भुन गई। औरतों का ड्राइविंग करना उन्हें कदापि पसंद नहीं था। बेटा या पोता कार ड्राइव करे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। वो ये मानकर चलती थी कि लड़कियों को लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, यही उन्हें शोभा देता है। इसी उधड़-बुन में रास्ता कट गया। कार स्टेशन पर आ रुकी तो सिद्धेश्वरी जी उतर गई। तुरंत अपना बैग उठाया और सड़क पार करने लगी। उतावलेपन में पोती का साथ लेने का धैर्य उनमें नहीं रहा। तभी अचानक एक कार पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और वो एकदम से जा गिरी। फिर उन्हें हाथों में सिद्धेश्वरी जी को सहारा देकर कार में बिठाया। ऐसा लगा जैसे मृत्यु उनसे ठीक सूरत के फल फासले से छूकर निकल गई हो। यह सब कुछ 2 पल में ही हो गया था। उनका हाथ थाम कर खड़ा करने और कार में बिठाने वाला हाथ श्वेता के थे। नीम बेहोशी की हालत में उभरी तो देखा वो अस्पताल के बिस्तर पर थी। रामानंद जी उनके सिरहाने बैठे थे। समीर और शालिनी डॉक्टर के विचार विमर्श कर रहे थे और श्वेता दरोगा को रिपोर्ट लिखवा रही थी। साथ ही वह इनोवा कार वाले लड़के को पूरी तरह धुतकारे भी जा रही थी। दरोगा साहब, इस सिरफिरे बिगड़ैल लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। कुछ दिन हवालात में रहेगा तो एहसास होगा कि कार सड़क पर चलाने के लिए होती है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अगर मेरी बड़ी माँ को कुछ हो जाता तो। सिद्धेश्वरी जी के पैर में मोच आई थी। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति मिल गई थी। उनके घर में पहुंचने से पहले बहू और बेटे ने उनकी सुविधा अनुसार कमरे की व्यवस्था कर दी थी। समीर और शालिनी ने अपना बेडरूम उन्हें दे दिया था, क्योंकि बेडरूम बाथरूम से जुड़ा था। वो दोनों किनारे वाले बेडरूम में शिफ्ट हो गए थे। सिरहाने रखे स्टूल पर बिस्कुट का डिब्बा, इलेक्ट्रिक केटल, मिल्क पाउडर, टी बैग्स रखे दिए गए थे। चाय की शौकीन सिद्धेश्वरी जी जब चाहे चाय बना सकती थी। उन्हें ज़्यादा हिलने डुलने की भी ज़रूरत नहीं थी। पलंग के नीचे समीर बेड स्विच लगा दिया था। वो जैसे ही स्विच दबाती कोई ना कोई उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता। अगले दिन तक नेहा और जमाई बाबू भी पहुंच गए। घर में खुशी का लहर दौड़ गई थी। उनके आने से समीर और शालिनी को भी काफ़ी राहत मिल गई थी। कुछ समय के लिए दोनों दफ्तर हो आते। नेहा माँ के पास बैठती तो श्वेता
अस्पताल हो आती थी। इन दिनों उनकी इंटर्नशिप चल रही थी। अस्पताल जाना उसके लिए निहायत ज़रूरी था। शाम को सभी उस कमरे में एकत्रित होते। कभी ताश, कभी किस्से कहानियों के दौर चलते तो घंटों का समय मिनटों में बदल जाता। वो मंद मंद मुस्कुराती, अपनी हरी भरी बगिया का आनंद उठाती रहती। सिद्धेश्वरी जी एक दिन चाय पीकर लेटी तो उनका ध्यान सामने की खिड़की पर बैठे कबूतर की तरफ चला गया। खिड़की के जाली के किवाड़ बंद थे, जबकि शीशे खुले थे। मुश्किल से 5 इंच की जगह रही होगी जिस पर वह पंछी बड़े आराम से बैठा था। तभी नेहा और शालिनी कमरे में आ गई। बोली, माँ, इस कबूतर को यहाँ से उड़ाना होगा। यहाँ बैठा रहा तो गंदगी फैलाएगा। नैना, इसे उड़ाने की कोशिश भी मत करना। अब तो चैत का महीना आने वाला है। पंछी जगह ढूंढकर घोंसला बनाते हैं। उनकी बातें सच निकली। देखा, एक दूसरा कबूतर ना जाने कहां से तिनका घास वगैरह लाकर इकट्ठा करने लगा। वह नर व मादा का जोड़ा था। मादा गर्भवती थी। नर ही उसके लिए दाना लाता था और चोट से उसे खिलाता था। सिद्धेश्वरी जी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखती। पंछियों को नीड बनाते देख उन्हें अपनी गृहस्थी जोड़ना याद आ जाता। उन्होंने भी अपनी गृहस्थी इसी तरह बनाई थी। रामानंद जी कमा कर लाती। वो बड़ी ही समझदारी से उन पैसों को खर्चती। 2 दीवर 2 ननद ब्याही। मायके से जो भी मिला वह नंदों के ब्याह में चढ़ गया। लोहे के 2 बड़े संदूक को लेकर अपनी नींद का निर्माण किया। बच्चे पढ़ाए, उनके ब्याह करवाए, जन्मदिन, मुंडन क्या नहीं निभाया। खैर, अब तो सब निपट गया। बच्चे अपने अपने घर में सुख रह रहे हैं। उन्हें भी मान सम्मान देते हैं। हाँ, एक कसर जरूर रह गई अपने मकान की, वही नहीं बन पाया। बड़ा चाव था उन्हें अपने मकान का। मनपसंद कोई रसोई, बड़ा सा लॉन, पीछे आंगन, तुलसी, चारों ओर की धूप की रोशनी, खिड़की से झनकर आती चांदनी और खिड़की के नीचे बनी क्योरी व उस क्योरी में लगी मधुमत मालती की बेल। बैठे बैठे बोर होता करने को कुछ भी नहीं था। एक दिन उन्होंने कबूतर की आवाज़ देर तक सुनी। एक ही जगह बैठी रहती। अनिरुद्ध उन कमरे में आया तो अति उत्साहित, अति उत्तेजित स्वर में बोला, बड़ी माँ, कबूतर ने घोंसले में अंडा दिया है, इसे छूना मत। कबूतर अंडे को तब तक सहेजती रहेगी जब तक उनमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। अनिरुद्ध पीछे हट गया था। उन्हें इस परिवार से लगाव हो गया था। जैसे माँ अपने बच्चों के प्रति हर समय आशंकित सी रहती है कि कहीं उनके बच्चे को चोट ना लग जाए, वैसे ही उन्हें भी हर पल लगता है कि इन कबूतरों के उठने बैठने से या अंडा मात्र 4 इंच की जगह से नीचे ना गिर जाए। एक दिन उस अंडे को एक बच्चा बाहर आया। सिर्फ उसकी चोंच, आंखें और पंजे दिखाई दे रहे थे। अब कबूतर का काम और बढ़ गया। वह उड़ता हुआ जाता और दाना लेकर आता। कबूतरी एक एक दाना करके उस बच्चे को खिलाती जाती। सिद्धेश्वरी जी अनिरुद्ध को कहकर उन कबूतरों के लिए वह खिड़की पर 2 सकोरों में दाना और पानी की व्यवस्था कर दी थी। अब कबूतरों का काम थोड़ा आसान हो गया था। सिद्धेश्वरी जी अनजाने ही उस कबूतर के जोड़े की तुलना खुद से करने लगी थी। यह पंछी भी हमें इंसानों की तरह अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। फर्क यह है कि हमारे सपने हमारे बच्चों के जन्म के साथ ही पंख पसारने लगते हैं। हमारी अपेक्षाएं और उम्मीद भी हमारे स्वार्थी मन में छिपी रहती है। इंसान का बच्चा जब पहला शब्द से निकलता है तो हर रिश्ता यह उम्मीद करता है कि उसका प्रथम उच्चारण में वह हो। जैसे माँ चाहती है बच्चा माँ बोले, पापा चाहते हैं बच्चा पापा बोले, बुआ चाहती है बुआ और बाबा चाहते हैं बाबा। अब हम उसके हर कदम में अपना बचपन ढूंढते हैं, अपने पसंद के स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हैं। यह हमारे प्रेम है तो है, कहीं कहीं हमारा स्वार्थ भी है। उसका भविष्य बनाने के लिए किसी अच्छे व्यावसायिक संस्थान में उसे पढ़ाते हैं। उसकी तरक्की से खुद को गौरवान्वित
महसूस करते हैं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हम अपनी मर्जी से उनका विवाह कराना चाहते हैं। यदि बच्चे अपना जीवन साथी स्वयं चुनते हैं तो हमारा उनसे मनमुटाव हो जाता है, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ती लग जाती है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी अपेक्षाएं रहती हैं, हमें बुढ़ापे में सहारा बने, हमारे उत्तरदायित्व पूरा करें, हमें प्रेम में कहीं कहीं हमारा स्वार्थ निहित है। कुछ दिन बाद बच्चे छोटे पंख दिखाई देने लगते हैं, फिर थोड़े और बड़े हुए, अब उससे स्वयं दाना चुनने शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसके माता पिता उसके साथ लेकर उड़ने लगे। तीनों बिहांग छोटा सा चक्कर लगाते, फिर लौट कर आते वापस अपनी नींद। धीरे धीरे सुंदेश्वरी जी की तबीयत सुधरने लगी। अब वो घर में चलती फिरती थी, अपना काम स्वयं कर लेती थी, रामानंद जी को नाश्ता भी बना देती थी, घर के कामों में शालिनी की सहायता भी कर देती थी। अब यह घर अपना सा लगने लगा था। दिन श्वेता उन्हें अस्पताल ले गई। मौज तो ठीक हो गई थी, फिजियोथेरेपी करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था, सो प्रतिदिन श्वेता उन्हें लेकर जाती। वापसी में समीर अपनी गाड़ी भेज देता। अब ये सब भला लगता उन्हें। एक दिन उन्होंने देखा कबूतर उड़ गया था, वह जगह खाली था। अब वह नीड नहीं मात्र तिनकों का ढेर था, क्योंकि नीड तो तब तक था जब उस में रहने वाले थे। मन में अनेक सवाल उठने लगे। क्या वह बच्चा हमेशा उनके साथ रहेगा? क्या वह बड़ा होकर माता पिता के लिए दाना लाएगा, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा? इसी बीच उनके मस्तिष्क में एक ऋषि और राजा संवाद की कुछ पंक्तियां याद आ गई थी। ऋषि ने राजा से कहा था, हे राजा, हर मनुष्य अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, परंतु योग माया द्वारा भ्रमित होने के कारण उन बच्चों से अपेक्षाएं रखता है। पक्षी भी अपने बच्चों को पालती है, पर कोई अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि वो बुद्धिजीव नहीं है और ना ही माया में बंधे हैं। उन्होंने खिड़की खोलकर वहां सफाई की और घोंसला हटा दिया। धीरे धीरे ताजी हवा चलने लगी। उन्होंने खिड़की बंद की। कुछ दिन बाद कबूतर का एक जोड़ा फिर से आ गया अपना नीड बनाने। वो मन ही मन सुकून महसूस कर रही थी। अब फिर घोंसला बनेगा, कबूतरी अंडा देगी, उन्हें सीना शुरू करेगी, अंडे में से चूजे निकलेंगे और फिर कबूतर उड़ जाएगा और कोफ्ता का जोड़ा टुकुर टुकुर उन नीड को निहारता रह जाएगा। उदास मन से ठंड बढ़ने के साथ साथ मोच वाले स्थान पर हल्की सी टीस एक बार फिर से उभरने लगी। परिवार में उनकी हालत सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। रामानंद जी आयुर्वेदिक के तेल से उनके टखनों की मालिश कर रहे थे। श्वेता ने एक अन्य डॉक्टर से उनके लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। सिंधेश्वरी जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह उन्हें चिढ़ाती हुई बोली, बड़ी माँ, टांग का दर्द ठीक होगा तभी तो गांव जाएंगी ना। श्वेता समेत सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। नौकर गर्म पानी की थैली दे गया तो सिंधेश्वरी जी पलंग पर लेटकर सोचने लगी, सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, घर चार दीवारी से नहीं बनता, उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। घोंसला अवश्य उनका अस्थायी रहा हो, पर वो भरपूरी है, वह बहू बेटे पोता पोती है से खुश समेत भाव से एक नज़र उन्होंने रामानंद जी की दुर्बल काया पर डाली, फिर दुलार से हाथ फेरती हुई बुदबुदाई, उनका जीवन साथी तो उनके साथ ही है, उनके बच्चे भी उनके साथ हैं। अब उन्हें किसी नीड की चाह नहीं है, जहाँ है सुखी से है, संतुष्ट है और संतृप्त है। उन्होंने काम वाली बाई से कहकर बक्से में से सामान निकलवाया और अलमारी में रखवा दिया और फिर मीठी नींद की आगोश में समा गई।